नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। अखिलेश यादव इस वक्त थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर योगी सरकार पर लामबंद नजर आ रहे हैं। जिस शस्त्र को लेकर, यानी कि जिस शस्त्र को चलाकर अखिलेश ने बीजेपी के तिलिस्म को लोकसभा में तोड़ा था, और एक बार फिर से उसी को ढाल बनाकर अखिलेश 27 के सत्ताधीश बनना चाहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया है जिस पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े अखिलेश यादव लगातार अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग को रंग देते दिखाई दे रहे हैं। यूपी पुलिस में पोस्टिंग को लेकर जो सवाल अखिलेश ने खड़े किए, उसके बाद डीजीपी ने अखिलेश को जवाब दिया था। डीजीपी ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा था कि जिम्मेदार लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की पोस्टिंग में सभी अगली जातियों के होने की बात कही थी, और वहीं पीडीए से आने वाले लोग बहुत कम है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था। देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है, और इधर दलित समाज पे बड़े पैमाने बढ़ा है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें। सपा अध्यक्ष इस बयान के बाद से यूपी की सियासत बेचैन हो गई थी। लगातार इसको लेकर अंदर खाने चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या अखिलेश ने जो बोला है वो सच है। अखिलेश ने यूपी पुलिस की पोस्टिंग पर सवाल खड़े किए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी अखिलेश को नसीहत दे डाली। प्रशांत कुमार ने बोला कि इस समय सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी प्रसारित हो रही है वह पूरी तरह से गलत है। ये सभी जानकारी संबंधित जिला द्वारा पहले ही दी जा चुकी है, और यदि भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है या उसका खुलासा किया जाता है तो हम उसे स्पष्ट करेंगे, और ऐसे सभी लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। डीजीपी के इस बयान के बाद आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा। इस बार अखिलेश यादव पिछली बार से ज्यादा तैयारी के साथ आए। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महोबा, चित्रकूट और आगरा के थानों पर पोस्टिंग की तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि हर थानों पर ऊंची जात के लोगों की ज्यादा पोस्टिंग है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अन्याय हर वर्ग पर बड़ा है, लेकिन दलित समाज पर कुछ ज्यादा अन्याय हुआ है। आगरा में जो पोस्टेड है SHO, SO, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को यह पैंतरा पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो 27 से पहले जहां पीडीए का फॉर्मूले के साथ साथ 27 के सत्ताधीश बनने की तैयारी के कवायद समाजवादी पार्टी की ओर से तेज कर दी गई है, जहां पीडीए को एक तरफ धार दिया जा रहा है तो स्वर्णों को लेकर आलोचना क्यों, तमाम ऐसे सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरे को गिराने का प्रयास आखिरकार क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी सियासी बयानबाजी क्यों करते हैं। चाहे मैं संभल की बात करूं, अभी गाजी सलार के मेला लगना था, उस पर जिस प्रकार से बयान आए उस पर भी सवाल खड़े होने लगे, और इसके साथ साथ अनुज चौधरी को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। और इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा में जाते हैं। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साजिद समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, एक तरफ
27 के सत्ताधीश की तैयारी और जमीन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पीडीए को आप लोग हर बार पीछे क्यों छोड़ देते हैं? देखिए आरती जी, एक तो 27 के सत्ताधीश का जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब वो खुद ही चकनाचूर कर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो देश है ये सौहार्द से चलता है। यहाँ पर आप जाति की बात कर रहे हैं, जाति तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो धर्मों में भी विभाव नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें विभाव नहीं है। आप जातियों को लेकर यहाँ पर अपनी जो सत्ता के लिए मार्ग बनाना चाह रहे हैं वो तो आपने ऐसे ही ध्वस्त कर लिया। ये हिंदुस्तान की जनता है, यहाँ पर आप जाति के नाम पर वोट नहीं पा पाएंगे। यहाँ पर वोट आपको विचारधारा के नाम पर मिलेगा। आपकी विचारधारा किस ओर है? क्या जाति के नाम पर यहाँ पर कब वोट पड़ने लगा भाई? आप जाति जाति कर रहे हो, आप करो जाति जाति। चूंकि ये बड़ी उलझन वाली बात है, चूंकि अखिलेश यादव जी का मुझे जो लग रहा है कि अखिलेश यादव जी बातें ध्यान नहीं रख पाते। क्योंकि आपको लोकसभा में वो दौर भी याद होगा जब अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी के लिए पूछ लिया था कि आपकी जाति कौन है, क्या है। तब अखिलेश यादव खड़े होकर क्या बोल रहे थे कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो किसी की, आप जाति कैसे पूछ सकते हो। ये बयान आपने देखा होगा। ये अब खुद ही भूल गए कि अरे हमने तो अभी पिछले में ये हम कहकर आए। तो ये डिस्टर्ब हैं। 27 के सत्ताधीश तो छोड़ दो, अगर इनकी पार्टी बची रहे वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं, पीडीए के नाम पर इनको जोड़ने के बजाय ये तोड़ने में लगे हुए हैं। ये जातियों के नाम पर जहर डाल रहे हैं, धर्म के नाम पर जहर डाल रहे हैं। तो इनकी जो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कोई इसको बचा नहीं पाएगा, कोई माई का लाल नहीं बचा पाएगा। और जो सिंह भाई कर रहे हैं उसके लिए तो मैं यही कहूं कि आप अपनी कम से कम 12 से 15 वाली सरकार, 12 से 17 वाली सरकार ही याद कर लो। आप हर थाने में आपके जो सजातीय पुलिसकर्मी होते थे उनके पास होते थे, चाहे आप जिन का अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, मैनपुरी हो, बदायूं हो, इटावा हो, आप देख लीजिए उठाकर, उसका भी तो डेटा पड़ा होगा अखिलेश जी। तो तब तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। आज यहाँ पर आप या इसमें भी जाति ढूंढ रहे हो। अच्छा मुझे ये बताइए, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया आरती जी, टॉप 10 में। अब आप कल को ये कहोगे कि जो टॉप 10 में लोग आए हैं उनमें से पीडीए के कितने हैं। अब आपको उसमें भी पीडीए चाहिए होगा। फिर आप कहोगे डॉक्टर जितने हैं उनमें से कितने पीडीए के हैं, कितने का। अरे तो भैया आप जाति के नाम पर यहां देश को व्यवस्था चलाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि कम से कम वो लोग जो लायक हैं उन लोगों के हाथ से ये सत्ता चलेगी, कि आप जातिगत उसमें भी जहर डालना करोगे। तो ये जो बात है ये थोड़ी सी ठीक नहीं, और यही इनकी जातिगत, और इसको कोई इसका लोड कोई ले भी नहीं रहा है। इतना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इस कॉन्फ्रेंस में 10 सेकंड और बोल दूं, इतनी इन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी चैनल ने इनकी कोई कॉन्फ्रेंस ये दिखा नहीं रहा है। चूंकि उन्होंने देखा कि शायद ये कोई अच्छी बात कह रहे होंगे, लेकिन इनका वही पुराना जाति 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 तो किसी ने दिखाया भी नहीं। प्रशासनिक मामलों में राजनीति क्यों भाई? साजिद जी, ऐसा सरकार देखिए, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यही भाजपा के लोग काफी चीखते थे कि साथ एक ही जाति के लोग थाने चौकियों पर हैं। और अभी भाजपा के साथी प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि बदायूं और सब। और जब अब ये सत्ता में बैठे हैं तो फिर पीडीए को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? पीडीए एक बड़ी आबादी है, उसके भी लोग थाने चौकियों में, जिलों में आईएएस आईपीएस है। तो क्या वो जिलों के लायक नहीं है? क्या वो थानों के लायक नहीं है? वो केवल कार्रवाइयां झेलेंगे। वो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनके। और जो लोग अधिकतर सर्विस में हैं उनको लेकर तमाम चीजें देखिए कि उनको लगातार अनिवार्यता जो सेवा समाप्ति है उसकी कार्रवाई भी सबसे अधिक पीडीए के लोगों पर हो रही है। तो अगर कोई ये बात बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर इस बात का खुलासा किया है, तो वेबसाइट से डाटा हटाने के बजाय उस पर अमल किया जाना चाहिए और सभी की सरकार में और सभी पदों पर भागीदारी होनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी सलाह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सलाह को मानती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ठीक है,
ठीक है। ये एक अच्छी बात है और इस पे सभी समाज के लोग होंगे। जब या ये कह दीजिए कि वो इस लायक नहीं है मैं जवाब दे दूं। कि आशीष वो जी, आ लोग रही हूँ। थाने चौकियां नहीं संभाल बात सकते कंप्लीट कर। या वो लोग जिले नहीं संभाल सकते, तो जब वो हैं और सर्विस में है, नौकरियों में है, तो उनको भी भागीदारी दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े होते हैं, तो डाटा के हटाने के बजाय उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर विपक्ष का काम है लोकतंत्र में कि सरकार को जो कमियां होंगी वो उनको बताई जाएं, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, चाहे जो है वो बेरोजगारी से ठीक है, जुड़ी साजिद हो। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना भ्रष्टाचार पे काम कर रही है, ना ही बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम कर रही है, ना ही शिक्षा के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज, माननीय जी ने आज काफी जो है वो चाहे शिक्षा हो चाहे भ्रष्टाचार हो, लौटूंगी सभी आपके मुद्दों पास। पर बोले ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस पर अमल करना ठीक चाहिए। है उस आशीष पर जी, 10 सेकंड जो में है जवाब काम दे दीजिए, करना फिर नितिन जी के पास जाऊंगा। हाँ देखिए, एक बहुत फेमस डायलॉग था ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। इन्होंने खुद ही मान लिया कि इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ यादव लोग ही हुआ करते थे, ये मान रहे हैं। और ऐसे लोग जो खुद इस तरीके का काम करते थे वो आज सलाह दे रहे हैं, तो ये भी बड़ा हास्यास्पद है। अभी सपा प्रवक्ता ने कहा कि जो पीडीए के लोग हैं, जो पद अधिकारी हैं, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अरे आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। आप तो अब मुकदमे लिखने में भी पीडीए देख लेते हो, तो आपकी मानसिकता कहां तक गिर गई है। अब इसके लिए तो भगवान ही बचाए, क्योंकि यहां पर भारत देश में अगर देखा जाए तो पिछड़े, दलित, ये जो है इनकी एक बड़ी संख्या है। गोमती नगर में एक मामला होता है, विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव और पीडीए वाले लोगों का ही नाम लेते हैं, जबकि वहां पर सिंह और तमाम ऐसी जाति के थे उनके नाम क्यों नहीं लेते, ये भी तमाम आरोप लगते हैं। आपको ये थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन कर दूं कि उस समय तक खाली 3 ही लोग पकड़े गए थे। उसके बाद जितने लोगों की लिस्ट आई है वो उस कार्यवाही के बाद में आई थी, तो जितने पकड़े गए थे उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि जबरदस्ती किसी का नाम ले लिया जाएगा। ठीक है साजिद जी। देखिए, लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अगर पीडीए इतनी नफरत नहीं होती तो क्या राष्ट्रपति जी लोकसभा जब लोकसभा भवन तैयार हुआ तो वहां पर क्या राष्ट्रपति जी नहीं होती? एक पूर्व राष्ट्रपति जी को एक जगह घुसने नहीं दिया, मंदिर में बाहर पूजा करानी पड़ी, किस अखबारों ने खबर नहीं छापी? क्या अभी जब लखनऊ में एक जगह बाढ़ का पानी जब एक चौराहे पर भरा हुआ था तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही जाति विशेष के लोगों का नाम इसका जवाब अभी दे चुका हूँ भाई। सर मैंने पूछ लिया इसका जवाब। और सुनो, ये आप ये जो कह रहे ना, ये लोकसभा बनाया, अरे हमने राष्ट्रपति बनाया भाई। आप तो सपने में नहीं सोच सकते हो, सपने में नहीं। रामनाथ कोविंद को पीडीए से आते हैं, हमने बनाया। मुर्मू जी को हमने बनाया। आप तो यादव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सोच सकते हो, तो आप राष्ट्रपति क्या सोचोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सोच सकते हो आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सोच सकते हो साजिद जी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नहीं सोच सकती किसी और को, हमने तो राष्ट्रपति बना दिया। आप क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे आप? जब आप मुझे बुलवा रही है तो फिर ठीक है साजिद जी, 10 सेकंड में फिर मुझे नितिन जी के पास भी जाना है। ठीक है नितिन जी, आवाज मिल पा रही है? अरे मुझे बोलने देंगी नहीं कि मेरी, जब मैं बोलूंगा तो आप उनसे बुलवा देंगी और जब मैं बोलना शुरू करेंगे तो दूसरा। ठीक है जल्दी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मुझे नितिन जी के पास भी जाना है। तो देखिए, जब इससे पहले बारिश के दौरान वहाँ लखनऊ में हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसके नाम लिए थे? पीडीए के लोग। अरे तब 3 ही लोग पकड़े गए थे महाराज, आप सुनी नहीं रहे उसका एक मतलब। साथ जवाब दे दीजिएगा। स्काइप से आवाज डिसबैलेंस हो रही है। कौन बढ़ावा दे रहा है आप बताइए? जहाँ पीडीए की बात आती है पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने लगती है। पीडीए से इतनी नफरत है इन लोगों को कि उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। कहाँ मुकदमे हो रहे हैं बताइए, अगर कोई कहाँ हो रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? लखनऊ मोहनलालगंज में तमाम मुकदमे हो रहे हैं। कहाँ मुकदमे किसके खिलाफ हो रहे हैं? मैं आपको लिस्ट गिना दूं, कहाँ पीडीए के लोगों पर लगातार मुकदमे हो रहे हैं, पीडीए पर ही कार्रवाई हो रही है। बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए मोहनलालगंज में
परमिशन मांगी गई थी और उन लोगों की कितनी बताइए पिटाई की गई। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बात कर रही हूँ। ठीक है नितिन बाबा जी, साहब से समाजवादियों का क्या लेना देना है? कर लेते फिर आऊंगी। उनके आशीष जी, आशीष जी की बात सुनेंगे ना, पीडीए को बोलने देंगे। के जिलों ठीक है, आप ठीक है। पीडीए को बोलने ही नहीं देंगे। ठीक है, ठीक और है। जब बोलने की बात आठ महापुरुषों के आपने नाम बदल दिए जिलों के, आपको बाबा साहब से क्या लेना देना है? आपसे क्या? आजम खान कहते हैं कि ये जो अंबेडकर ऐसे खड़े उंगली कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अगले वाली जमीन आप ही ले लोगे। आपको क्या लेना देना बाबा साहब से? बाबा साहब का नाम नितिन लेते जी, हैं ठीक है, ठीक तो है। बाबा साहब से नफरत ठीक है, कितनी है साथी जी। अरे हम तो बाबा साहब के लिए हमने क्या करा आपको पता ठीक नहीं है? है, ठीक है। जो किसी ने नहीं करा वो भारतीय तो जनता भारतीय पार्टी जनता का पार्टी से लेके लंदन तक। किधर देश को ले रुकना जाना होगा। चाह रही है, संविधान ठीक है, खत्म साजिद करने जी, की रुकना होगा तैयारी में, अभी फिलहाल। आरक्षण खत्म कर चुकी ठीक है, अभी पूरी सरकारी डिबेट बची नौकरियां हुई नहीं है। सवाल वहां पलटवार कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। नितिन जी को सीधे रुक करूंगी। नितिन जी, क्या प्रशासनिक अफसरों पे भी हम पीडीए देखेंगे कि उनकी काबिलियत देखेंगे? तमाम ऐसे सवाल राजनीतिक और तमाम ऐसे ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब पीडीए हर जगह देखेंगे। आरती जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जाति पर आधारित है। आपने देखा होगा जिस तरीके से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का रुख किया, वाराणसी से वो सांसद चुने गए, उसके बाद से माना गया कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय प्रथा है वो कहीं ना कहीं टूटी है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि धार्मिक आधार पर चुनाव हो और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चाहती थी कि जातीय आधार पर हो। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जो जातीय आधारित राजनीति है वो हमेशा से ही हावी रही है और यही वजह है कि इसी मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव लगातार हवा दे रहे हैं। आपने देखा होगा पीडीए का नारा दिया था। पीडीए का मतलब हुआ कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ए में उन्होंने आगे जोड़ दिया था कि अगला भी इसमें आते हैं। जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फार्मूला पूरी तरीके से काम कर गया और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ में प्रचंड सीटें हासिल करी उत्तर प्रदेश से। नितिन जी, लेकिन अगड़े को कहाँ समर्थन देते हैं? आप देखते हैं लगातार अभी प्रयागराज में कुंभ पे कितनी राजनीति हुई थी, आपने देखा था? देखिए आरती जी, सवाल इस बात का है कि आखिरकार जिस तरीके से पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं, चाहे वो महोबा जा रहे हो, चाहे चित्रकूट जा रहे हो, चाहे प्रयागराज जा रहे हो या फिर अन्य जगहों पर जा रहे हो, वहां पर वो अधिकारियों की पोस्टिंग का बेकायदा एक लेखा जोखा देते हैं। इसके पहले उन्होंने एक्स पर लिख करके ये जताया कि प्रयागराज में जो पोस्टिंग है उसमें पीडीए की अनदेखी की गई है, उसमें संख्या उनकी बहुत कम है। और इसी का जवाब देते हुए प्रशांत कुमार ने बेकायदा पलटवार किया और ये भी कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के आज अखिलेश यादव ने बाकायदा न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा भी पेश किया कि जितने भी जो आंकड़े हैं वो पुलिस विभाग की वेबसाइट के अनुसार ही आंकड़े वो दे रहे हैं, कोई उनके पास से अलग से आंकड़े नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब एक नई भर्ती निकलती है आरती जी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक कोटे के इतने होंगे, ओबीसी के इतने होंगे, एससी के इतने होंगे और जनरल के इतने होंगे। तो जब जाहिर सी बात है नियुक्ति अगर होती है जाति आधारित, तो पोस्टिंग जाति आधारित होने में कोई संशय नहीं है। और इसी मुद्दे को लगातार हवा अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से 24 की तरह कारगर साबित हो। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार से आशीष जी, अभी कुछ दिन पहले सलार मसूद गाजी का मेला हो रहा था, जिस प्रकार से प्रशासनिक अफसर अनुज चौधरी हो या फिर वहां पर लगातार सक्रियता प्रशासनिक अधिकारी को, उनको राजनीति करने के लिए लगातार कहा जा रहा था कि आखिरकार प्रशासन के अधिकारी क्यों राजनीति करने उतर आते हैं भाई? नहीं, वो कोई राजनीति करने नहीं उतरे थे, वो तो सही बात है भाई। सालार गाजी का क्यों मेला लगेगा? सालार गाजी कौन है हिंदुस्तान का? उसके जो इतना महिमा मंडन हो रहा है वो क्यों होगा? और ये तो मैं कह रहा हूँ अनुज चौधरी नहीं, ये तो देश का बच्चा जो हिंदुस्तानी है, जो भारतवर्षी है, जो भारतवर्ष का है, जिसके अंदर रक्त भारतवर्ष का है, तो सबका ये सवाल है। तो ये कोई इसको तो पॉइंट बना के बात कहना वो एक बात अलग है, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आपको भी कहना चाहिए, ये तो हमारे साजिद भाई को भी बोलना चाहिए, नितिन श्रीवास्तव को भी बोलना चाहिए। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसमें तो ये है कि देखिए, जो भारत का, जिसने गलत करा भारत के साथ में, जिसने भारत की बहू बेटियों के साथ में गलत करा, यहाँ के लोगों के साथ गलत करा, तो उसका हर भारतवर्षी का अधिकार है ये कि वो अपनी बात रख सकता है। भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए पुलिस में या आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के बाद में आपका अपना निजी जीवन भी तो है, आपकी अपनी निजी राय भी तो है। नितिन जी हैं पत्रकार है, लेकिन पत्रकार की इनकी जो जिम्मेदारी है उसके अलावा इनकी अलग राय नहीं हो सकती क्या? अपने निजी जीवन की भी तो कुछ राय हो सकती है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है कि नहीं होना चाहिए, और ये कोई अलग राय नहीं, ये तो एक सुर से पूरे हिंदुस्तान की राय यही है।
और इसमें जो कहे कि नहीं भाई ये होना चाहिए, तो फिर वो आप समझ लीजिए कौन है वो, है ना। तो उन्हीं लोगों को तो फिर वो बोला जाता है जो रामजीलाल सुमन ने पीडीए को कहा आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? अभी आपने लोकसभा में देखा था, आप 80 की दावे कर रहे थे, लेकिन आप पीछे बैकडोर पर आ गए। नहीं, पीडीए कोई हल्का भारी का विषय ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। और ये जो इनकी जो सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, निश्चित तौर पर इनको सीटें मिली हैं, जनता का प्यार मिला है। लेकिन जनता का वो प्यार खाली अगर ये कहें कि हमको पीडीए के उससे मिला तो वो गलत है। इनके जो नैरेटिव इन्होंने सेट करे, जैसे खटाखट बताया था, एक इन्होंने बता दिया कि संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, ये जो इन्होंने नैरेटिव सेट करे थे, ये नैरेटिव का परिणाम था। वरना आप एक चीज बताओ ना, उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश में जो बाय इलेक्शन हुए हैं, बाय इलेक्शन में वो इनके नैरेटिव का जो भ्रमजाल था वो टूट चुका था। और अगर इनका मान लीजिए कि पीडीए का जैसा कोई चीज अगर ये इनके साथ में होता, जो ये जोड़ के चलते हैं या ये कहते हैं, तो इनको सीटें उस हिसाब से मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। साजिद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि कहीं ना कहीं सरकार अफसरों को बुलवाने के लिए जब कोई भी नफरत फैलाने की बात करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं कि और नफरत फैलाइए, आप ऐसे बयान दीजिए। जबकि उनका काम है कि निष्पक्षता से काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, और जो लोग ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं या किसी जाति पर अटैक करते हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह समेत तमाम लोगों ने जो संभल के सीओ साहब थे उनको लेकर कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सही नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहीं ना कहीं उनके ऊपर तारीफ हुई, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई तमाम जांचों में। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये किसकी सरपरस्ती में बोल रहे हैं। और बात रह गई कि देशभक्त और देश के जो देश को नहीं पसंद कर रहे हैं और तमाम अभी जो बात कह रहे थे, बताइए अब ऐसे लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, राष्ट्रीय तिरंगे का विरोध किया, जनगण मन अधिनायक का विरोध किया, जिसने देश की आजादी का विरोध किया। तो क्या दुनिया जानती नहीं है जो संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। और रह गई बात जो बाई इलेक्शन की बता रहे थे, तो आपने भी देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि कैसे हमेशा वोटिंग बढ़ाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार करता था, जागरूकता रैली निकालता था। लेकिन इस बार कैसे रिवाल्वर लेकर दौड़ाया गया था महिलाओं को, एक जाति समूह विशेष के लोगों को, कि ये वोट डालने ना आ जाए। कैसे ठीक है, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है जी। आप पहलगाम से इस वक्त की बड़ी अपडेट, कायराना हरकत आतंकियों की लगातार देखने को मिली। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमले में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका, सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 से 3 आतंकियों की जहां अंधाधुंध फायरिंग की थी, पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। अमित शाह 8 बजे तक पहलगाम पहुंच जाएंगे। जी हां, पूरी तरह से गृह मंत्रालय मामले में एक्टिव हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस प्रकार से कायराना हरकत देखने को मिली थी, पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, लगातार इस मामले में पल टू पल अपडेट सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 25 लोगों के मारे जाने की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार मृतकों के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक की मौत की जानकारी सामने आई, लेकिन अब 25 बताया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई कि ये आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरे मामले में गृह मंत्रालय एक्टिव हो चुका है। पर्यटकों को निशाना बनाया गया, कायराना हरकत देखने को मिली है। 2 से 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फिर मुद्दे पर वापसी करते हैं। जिस प्रकार से मामला था पीडीए का, आशीष जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर नितिन जी के पास। हाँ, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि नफरत फैलाते हैं और सरकार उनको जो है वो पीछे से प्रोत्साहित करती है।
अब रामजी लाल सुमन ने जो बयान फालतू में दिया, जिसका कोई टॉपिक कोई था ही नहीं उस समय, और एकाएक हिंदू को गद्दारों की औलाद बताना, ये बड़ा सौहार्द पैदा करने वाला था। और उसके बाद अखिलेश यादव का किस प्रकार से उनका प्रोत्साहन करना, और बता रहे थे कि आ जाओ अब दो दो हाथ हो जाए। तो ये सारी जो बातें वो इतनी प्रेम वाली हैं कि ऐसे बिल्कुल इतने प्रेम के फूल झड़ रहे हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो दलित थे इसीलिए तो आप लोगों ने टारगेट किया लालजी सुमन? नहीं, दलित थे इसलिए टारगेट हुए कि उन्होंने बयान दिया इसलिए टारगेट हुए? ये तो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बताएंगे ना। जो बेवकूफ लोग हैं जिनको सिर्फ राजनीति ही जात की करनी, कुछ भी हो जाति ढूंढ लो उसमें। अब ये बयान अगर ना देते तो रामजी लाल सुमन से क्या मतलब था? क्या रामजी लाल सुमन आज के नेता हैं? ये दलित थे। अगर इनको दलितों के लिए इनको घेरना होता तो किसी और बात पे घेरा जा सकता था। इनको कब घेरा गया? जब इन्होंने बदतमीजी वाली बात करी, इन्होंने गलत बात करी और कितने गंदे शब्दों को हिंदुओं को गद्दारों की औलाद कहा। और उसके बाद में स्वयं अखिलेश यादव हिंदू हैं तो ये भी गद्दार हो गए। इसके बाद और भी जो समाजवादी पार्टी में जितने हिंदू हैं कम से कम वो तो गद्दार हो ही गए रामजी लाल सुमन के हिसाब से। साजिद भाई नहीं है लेकिन बाकी तो सारे लोग लगभग हो ही गए। तो ये जो प्रेम का इतना पुष्प ये जो प्रस्फुटित हो रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी कम से कम ये सब बातें करके न करा करे। और ये संविधान को मानने वाले लोग वफ के बिल के नाम पर किस प्रकार से बंगाल के अंदर में कितना संविधान, कितना लोकतंत्र ये माना जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए मुर्शिदाबाद में हिंदू किस प्रकार से पलायन करने के लिए, और ये जो शांति प्रिय लोग हैं, ये जो बोले जाते हैं ममता दीदी जिनको बोलती हैं, ये शांति प्रिय जो हैं, ये शांति प्रिय वहां पर घरों को जला रहे हैं। और किस तरीके की बात हो रही है। नितिन जी, जिस प्रकार से लोकसभा हो या फिर अब चुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी आने वाले हैं, बिहार के भी होने, जाति जनगणना का मुद्दा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर, और यूपी में जाति की राजनीति बेहद ही दिलचस्प हो जाती है। तो ये मुद्दा भी क्या गरमाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से गरमाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के द्वारा हो या फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा या तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा ये बात पर जोर दिया गया था कि वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो अगर नहीं भी बनती है तो उसके बाद भी आपने देखा होगा लोकसभा के भीतर तमाम बार इस मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने ये बात कही। सबसे बड़ी बात यह है आरती जी कि जिस तरीके से चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, उत्तर भारत की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जाति आधारित है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को बखूबी भांपते हैं। लालजी सुमन का मामला हो या फिर अन्य मामला हो, आपने देखा होगा जिस तरीके से मायावती भी कहती आई हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। अखिलेश यादव इस स्थिति को भांप चुके हैं। आज भी एक बड़े अंग्रेजी अखबार में अखिलेश यादव का जो दलितों के प्रति रुख है और जो वो सेंधमारी कर रहे हैं उसको लेकर के सार्थक लेख छपा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के फोकस है कि आने वाले समय में पीडीए का जो फॉर्मूला है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए जमीनी स्तर पर, ताकि 2027 फतेह हो सके। लालजी सुमन का जो मामला है उसमें आपने देखा होगा भले ही जोर आजमाइश की गई हो, तलवारें लहराई गई हो, बंदूकें लहराई गई हो, लेकिन आखिरकार जिस मुद्दे को लेकर के लहराया था वो संदेश पहुंच चुका है लोगों में पीडीए के भीतर। इस बात के आने वाले समय में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आशीष जी इस बात से नकार नहीं सकते कि आखिरकार जो सुमन का मामला है उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा है, भले ही अभी मुद्दा उस तरह का ना उठा हो, हावी रहा हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी से ही प्लानिंग कर रही है एक एक विधानसभा स्तर पर, आपने देखा होगा अयोध्या के भीतर किस तरह का फॉर्मूला लागू हुआ, बीजेपी वहां पर परास्त हो गई। मंदिर निर्माण के बाद में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि अयोध्या की लोकसभा चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी जरूर वहां जीती। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर अभी भी पीडीए फार्मूले पर अखिलेश यादव और उनका पीडीए फार्मूला काम कर रहा है, तमाम उनके नेता काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज भी जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उन्होंने तमाम युवाओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें पीडीए स्तर के तमाम बड़े बड़े नेता पदाधिकारी हैं कि आखिर और कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करें और कैसे संदेश दें कि आखिरकार दलितों के सबसे बड़े हितैषी जो है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जो दलितों के प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है।
इसके पहले आरती आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो सुरक्षित सीटें थी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें सबसे ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी ही जीतती आई है। इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी काफी आशंकित है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो जब हमला करती हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेती हैं। तो अब देखना होगा आखिरकार कि समाजवादी पार्टी के जाल में किस तरीके से बीजेपी फंसती नजर आ रही है पीडीए फॉर्मूले पर, वो उससे बीजेपी कैसे उभरती है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का रुख किए थे, आसान भी नहीं जितना समझ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अपना आकलन है, लेकिन मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, अब वो जातिगत मामलों से, धार्मिक मामलों से ऊब चुकी है। और उसके उदाहरण मैं देता हूँ, कुंदर की सीट जहाँ पर ज़्यादातर जो प्रतिशत है वो मुसलमानों का है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, तो वहां पर ये पीडीए का कह लो या ये जो जाति और धर्म की राजनीति है, प्रशासन ताकत छोक दिया था ना आपने, गोली चली तमाम में से, ये आरोप भी तो लगे। तो कोई नहीं चली वहां पर, ना कोई गोली चली और ना कुछ कोई ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके बयान भी आए बाद में, उन्होंने टीवी पर आकर कहा इस चीज को। मिल्कीपुर की बात कर लें तो मिल्कीपुर में भी आप देख लीजिए, मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर उनको हराया जो नरेश बन रहे थे अयोध्या के, उनको हराने का काम किया। तो निश्चित तौर पर मेरा ये अपना मानना है, मैं इस चीज को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो यहाँ की जनता अब ना जाति के नाम पर ना धर्म के नाम पर, अब वो देगी विचारधारा के नाम पर, विकास के नाम पर, और जो नीतियां रीतियां बनाई जा रही जिससे आम जनता का लाभ हो उस पर वो देगी, ना कि हम चाहे भूखे मर जाएं लेकिन हम अब जातिगत आंकड़ों पर देंगे, हम भूखे मर जाएं लेकिन हम धार्मिक आंकड़ों पर देंगे। मुझे नहीं लगता है। ठीक है, 10 सेकंड में नितिन जी जवाब दीजिए, फिर साजिद जी के पास आऊंगा। देखिए आरती जी, जिस बात का हमारे साथी प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि पीडीए का फॉर्मूला उतना कारगर नहीं है, कुंदरकी का उन्होंने जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, मिल्कीपुर का, तो उनको इस बात का भी जिक्र करना होगा कि आखिरकार अयोध्या में हार क्यों हुई, क्यों उन्होंने प्रयागराज में भी हारे जहां पर संगम महाकुंभ लगा, क्यों ऐसे वाराणसी की सीट ले लीजिए, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मार्जिन रही वो 1.5 लाख रही, तो आखिरकार ऐसा क्या वजह रही कि वो उनकी जो मार्जिन है वो घट गई। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं, जातीय प्रथा को, जातीय परंपरा को हम झुठला नहीं सकते, और इस बात की राजनीति जो है वो मौजूदा समय में चल रही है, और इसी मुद्दे को अखिलेश यादव भाप चुके हैं कि जितना हम अन्य विपक्षी दलों को हम पीडीए के अंतर्गत फंसाएंगे उतना समाजवादी पार्टी ठीक है, साजिद जी के पास जाऊंगी, फिर आशीष जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। साजिद जी, देखिए, जो बात अभी कह रहे थे कि साहब संभल में जो एक विधानसभा सीट है उसको लेके कि देखिए वहां कैसे जीते, क्या सबको मालूम नहीं है कि वहां किस तरीके से आधार कार्ड जमा कराए गए, लोगों को तीर्थ स्थलों पर भेजा गया, और हम तो चाहते हैं कि जब इन्हें इतना वोट पड़ रहा है, इतना इनसे जो है वो अल्पसंख्यक समाज खुश है, तो सीट से अगली बार जाकर पार्टी के किसी बड़े नेता को वहां चुनाव लड़ना चाहिए। जब इनका इतना समर्थन कर रहे हैं वहां पर लोग, जब दौड़ा दौड़ा के लोगों पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, वहां से बूथों से भगाया जा रहा था, तो ऐसे में तो रिजल्ट आना ही है। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो किस तरीके से पीडीए के लोगों को चुनाव से हटा दिया गया, मतदान, इसकी शिकायत हुई बाकायदा चुनाव आयोग में, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल एक समाज के लोगों को मतदान कर्मी बनाया गया, उन्हीं लोगों ने वोट डलवाए। कैसे वोटिंग हुई पूरा हिंदुस्तान जानता है। रामपुर बाई इलेक्शन में कैसे रिवाल्वर लेके दौड़ाया गया, लोगों को घरों में बंद किया गया, घोषित कर दिया गया था, ये भी देखा था लोगों ने। तो इस तरीके से अगर चुनाव होगा, फिर रही बची ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमको जनता चुनाव जिता रही है, जनता वोट दे रही है, पूरा देश ईवीएम का विरोध कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, तमाम सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका से कर दिया विरोध। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं निष्पक्षता बची नहीं है चुनाव में, इसीलिए लगातार पूरा विपक्ष ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन केवल चुनाव आयोग ही नहीं, देश के 4 लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, चारों कहीं ना कहीं तहस-नहस करती है। साजिद जी, आप लोगों ने कहा कि ये लोग 400 पार, यहाँ पे 80 पार का नारा दे रहे थे, हमने 240 पर इन्हें रोक दिया, तब तो आप इसको जीत करार दे रहे थे, यही चुनाव आयोग ने चुनाव कराया था, तब नहीं आप लोग ने ये सवाल उठाए थे?
देखिए हम लोग जो है वो हाँ 300 से 350 सीट जीत रहे थे। हाँ। यूपी में ही केवल 58 सीट जीत रहे थे। हाँ। आप फर्रुखाबाद देख लिए, देवरिया देख लिए, तमाम सीटों में किस तरीके से रिजल्ट आया, जीतने का सर्टिफिकेट की घोषणा हुई मेरठ की, और फिर लास्ट में बदल दिया गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग ईवीएम से जीतकर ईवीएम जब सरकार में आएंगे तो ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये ठीक है, पहले ही आशीष कहा जा चुका है। नट भारतीय संस्था जनता थी। पार्टी मुद्दों से ध्यान देखिए, भटकाने ऐसा के है लिए आरती जी, मैं लगातार आप आपको देख रहे बताऊं, हैं कि किस समाजवादी तरीके पार्टी से हो या पीडीए पे नफरत, जुल्म, आप इनको जातियां बढ़ गई हैं, इंडी किस तरीके गठबंधन से कह लो, धर्मों के बीच में इनका ये और पुराना तमाम रोना रहा कभी है। किसी पे बात को ये जहां शुरू पर कर जीत देते हैं, जाते कभी हैं मस्जिद वहां के पर नीचे लोकतंत्र होता है, ये तलाशने जहां पर लगते हैं जीत मंदिर। जाते हैं वहां पर इन मुद्दों संविधान पर होता है, ये भटकाए जहां पर थे। जीत जाते महंगाई देखिए, हैं इनको सोना जनता 1 लाख से जिताती ऊपर है। पहुंच गया है। लेकिन क्या जहां कोई पर ये गरीब अपनी हारते बेटी को हैं सोना वहां दे पर आप सकता है? समझ लीजिए, बेरोजगारी जहां में हार हमारी क्या जाएंगे स्थिति है? वहां पर इन- ईवीएम का रोना रो इनको देंगे, बताइए कि जहां ये दूसरे को हार बोलने जाएंगे दें, जब बता इनकी देंगे बारी कि हो तब ये अभी बोले। महोदय बता रहे तो हैं, देखिए किस अभी तरीके से बता रहे हैं कि बेरोजगारी की क्या 58 स्थिति सीटें है, यहाँ पर जीत महंगाई रहे की थे। क्या ये स्थिति है। 58 सीटें आप जीत रहे थे। ठीक है, साजिद जी मुद्दे आपको हैं जवाब दे जिस रहे हैं। पर साजिद जी जवाब दे रहे हैं आपकी सवाल का। साजिद जी अभी बता रहे थे कि 58 सीटें ये जीत रहे थे। ये कैसे गणित लगाई थी आपने कि 58 जीत रहे हो? ये कहां से, कौन सी गणित थी? अरे हमारा अपना ईवीएम आशीष से जी, था अब क्या? बार तो आप लोग भी बता रहे हो कि नहीं हुआ। अरे ये अस्सी बार भी तो नहीं जा पाया। अरे ईवीएम और हम सेट थी लोग क्या? 44 सीटें 58? जीते हैं। हम तो 80 में आप तो 80 कह कह रहे थे कि हम 400 जीतेंगे। पार जाएंगे। आप 80 में देखिए, 80 तो कहा जा सकता है कि 80 में 80 हम आप जीत कह रहे सकते थे हम हैं, 400 लेकिन ये पार 58 का जाएंगे, कौन सा आप आंकड़ा लेकर आए थे आप? आप इसीलिए ये 58 कहां से इसीलिए तो सेटिंग थी 33 भैया? सीटें- कौन सी ये सेटिंग थी? दूसरी आप चीज, देख- आप 33 आप सीटें उत्तर इसलिए तो प्रदेश के हारे। अंदर में 37 सीटें जीते हो। ये चुनाव आयोग से कभी अंदर अंदर सब मामला हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं चला, वो आपने अंदर यहाँ बाजी मान ली। आपने चुनाव आयोग सेट कर लिया, आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग सेट कर लिया, आपने हिमाचल में सेट कर लिया, आपने झारखंड में सेट कर लिया, हमको पता भी नहीं लगा। गजब यार तर्क देते हो भैया आप लोग। आप लोगों से तो इतना कसम से जनता उब चुकी है ना। ये जो यही जो 2-4 जुमले लेके बैठ जाते हो चैनलों पे, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, अब ईवीएम खराब आप बताते हो। अरे कुछ तो ध्यान दे दो यार। अगर ईवीएम इतना ही कुछ होता ना, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव आयोग का सब कुछ बढ़िया होता, तो हम अपना कम से कम पूर्ण बहुमत की सरकार, तो इतना तो हम सेटिंग कर ही लेते चुनाव आयोग से कि यहाँ पर हम यहाँ यूपी से ही हमको डेंट मिला। अगर इतनी ही सेटिंग होती कम से कम हमें तो ये तो ना होने पड़ता। मान लीजिए नीतीश कुमार मान लीजिए कि हमारे साथ ना आते तो हमारी तो सरकार ना बन पाती ना। तो हमने इतनी भी सेटिंग नहीं करी थी। तो आप गजब तर्क देते हो। आप लोगों की तर्क शक्ति को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ आपकी तर्क शक्ति को। और मैं नितिन जी की बात का जवाब दे लूं बस 5 सेकंड में। नितिन जी ने जो बताया, मैं आपको बताऊं नितिन जी, 2024 का लोकसभा चुनाव जो था वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव का चुनाव था, और नैरेटिव के चुनाव में निश्चित तौर पर इनको लाभ मिला। ईवीएम पीवीएम मैं नहीं कहता हूं कि इन्होंने ये कह लें कि हमने सेटिंग कर रखी थी, लेकिन हमने को उत्तर प्रदेश में हमको इनसे कम सीटें मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, उसके बाद भी हमको कम सीटें मिली। तब भी हम ना चुनाव आयोग को हम कोई दोष देंगे। 38 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाती है। हाँ, आप बहुमत की सरकार ले आते हैं। वही मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हम ईवीएम का सम्मान करते हैं। हमारे देश की जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, हम उसका भी करते हैं। तो ये सिर्फ 2024 का जो था वो नैरेटिव का चुनाव था, संविधान खत्म हो जाएगा, बस इतनी बात थी। अदरवाइज चुनाव जो होगा 27 में, वो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं ये जाति और धर्म के नैरेटिव से ऊपर होगा। देखिए आरती जी, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है वो मुझे लगता है कि 2027 तक ये मुद्दा गर्म रहेगा, और 27 में कुछ ना कुछ आने वाले समय में इसके गंभीर जो एक चुनावी साइड इफेक्ट होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ये टारगेट कर रहे हैं कि पीडीए की अनदेखी की जा रही है सरकार में और उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है उनके लोगों को, ऐसी स्थिति में ना सिर्फ पीडीए के लोग आगे आए बल्कि पीडीए मिलकर के सरकार बनाए। पीडीए जो कि नारा अब तक ये था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव ने जोड़ दिया है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा भी है। तो अगर ये कारगर होता है तो निश्चित रूप से 40 से ज्यादा फीसदी की कोई भागीदारी नहीं है, उनके लिए तो काम कर रहे हैं ना। आरती जी अपना सवाल दोहराएं। जिस प्रकार से स्वर्णों की कोई भागीदारी नहीं रह गई क्या यूपी चुनाव में?
नहीं बिल्कुल, देखिए उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने सवाल किया। आज तमाम पत्रकारों ने भी पूछा आखिरकार कि पीडीए में कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, यानी कि अगड़े की जाति जो है वो भी उसमें शामिल है। तो एक अगर तरफ मुझे बात लगता है कि करिएगा अगर ये तो कैसे कारगर कैसे मानेगा कोई भाई? नहीं, अगड़ा नितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछला है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़ा है, इन्होंने छोड़ा किसको है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। किसको इन्होंने छोड़ दिया, किसको इन्होंने नगण्य मान लिया और ये कह दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारा वोट बैंक हमको नहीं चाहिए। तो इन्होंने छोड़ा किसको है? और अगर किसी को छोड़ा नहीं है तो फिर ये पीडीए क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ये कहें कि पूरा समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, सर्व समाज के लिए लड़ रहे हैं। और या तो फिर आप वो बताओ कि हमने पीडीए में पिछला, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा है और हमने इस जात को छोड़ दिया है, तो वो जात को ये यहाँ पर निकाल के बताएं। शाजिद जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिबेट को खत्म। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की बात करती है। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दो महाराज। ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में लगी रहती है। अरे आपसे ज्यादा कौन ध्रुवीकरण कराएगा? पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो। यूपी में कितने दंगे कराए हैं, कितने आपसे ज्यादा दंगे हुए हैं क्या? पीडीए पर जो जातियां बढ़ रही हैं, चाहे मोहनलालगंज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का मामला हो किस तरीके से, और चाहे आए दिन बाबा साहब की मूर्तियां यूपी में तोड़ने का मामला हो। और आज भी बुलंदशहर में एक थार से एक जाति विशेष के लोगों ने दलितों को जो है वो कुचल दिया है, उनकी टक्कर मारी है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत। एक्सीडेंट में भी जाति देख लेते हो, तेज गति से एक्सीडेंट में भी जाति देखते हो। वाह महाराज वाह, निकालिए, क्या बात है। रोड पे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां सबकी जाति देखा करो। जब ये तुम ये मर गया, इसकी जाति बताओ जल्दी से। ड्राइवर कौन था, कंडक्टर कौन था, चला कौन रहा था इस बस को? बोले अच्छा अगड़ी जाति वाला चला रहा था, इसका खबर बना दो। यार गजब जहर घोल रहे हो, गजब जहर घोल रहे हो भैया। एक्सीडेंट में भी ढूंढ ले रहे हो जाति। महान हो भैया, महान हो, महान। अरे वो भी देख लिया करो किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, और कोई मर गया तो वो भी ढूंढ लिया करो कि अगली जात का डॉक्टर था इसलिए मार डाला। गजब बात करते हो यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए, ठीक है सर, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। एक्सीडेंट में आप ढूंढ रहे हो जाति कि कौन जात का कौन किसने क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही केवल शर्म आनी चाहिए। अरे यूनिवर्सिटी नहीं, आप तो खाली उतना ही पढ़ते हो जितना अखिलेश यादव बोलते हैं। देखिए खबर, जितना अखिलेश यादव बोलते, खबर क्या दिखा रहे हो? थार से रौंदा, ये देखिए। अरे एक्सीडेंट में भी, एक्सीडेंट में भी। अरे मैं खबर को थोड़ी जुटला रहा हूँ भाई, खबर को नहीं जुटला रहा हूँ। हाँ, अभी केजीएमयू में अभी एक दलित पेशेंट मर गया है। अरे अभी सुनिए, लखनऊ में केजीएमयू में एक दलित पेशेंट मर गया है और उसका ऑपरेशन एक अगड़ी जात का डॉक्टर कर रहा था। ये खबर तो भूल ही गए आप, ये भी निकालो। ये कौन डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन करा? अरे शेम ऑन यू, ठीक है, शर्म करो। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जहां इस वक्त थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर योगी सरकार पर लामबंद नजर आ रहे थे, इन सबके बीच इस पर भी खूब वार पलटवार का दौर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि पीडीए का फॉर्मूला 27 तक बेहद गरमाने वाला है। प्राइम डिबेट में मेरा साथ ललित है, देखते रहे प्राइम टीवी।